गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था उपसह संयोजन यौगिक, इसमें आपने कल की क्लास में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था आपने? आयनन मंडल के बारे में पढ़ा था। इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको थोड़ा नया नया लगा होगा, है ना? तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, तो पूछ लीजिए। ठीक है। तो उसमें हमने लिगेंड के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ ना धीरे धीरे ना इसमें थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है, एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वार्नर। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी उपसह संयोजन यौगिकों के लिए। अब इसमें आपने आयुपेसी नाम भी पढ़ना है आगे, कि किस प्रकार से इनके आयुपेसी के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। ठीक है। संकर यौगिकों के बारे में पढ़ोगे। दंतर यौगिकों, अब बहुत सारे है ना बच्चे ऐसे हंसते ना कुछ नाम देख के, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें ना दंतुर यौगिक। आप बोलोगे ये क्या है? दंत संकर यौगिक तो ठीक है, नॉर्मल है ना? हो सकता है शंकर किसी का नाम है, थोड़ा श और स में अंतर आ जाता है। इस तरीके से इसमें ना थोड़े बहुत सारे ऐसे आपको नाम मिलेंगे ना, थोड़े से अलग अलग से, है ना? देखते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से आपका नाम आएगा, मतलब किस प्रकार से यहाँ पे नाम मिलेंगे आपको। तो आज का है हमारा पास में कि सबसे पहले तो आपका क्या है कि संकर यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है। काम क्या है आपका इसमें? आपने मुझे बताना है कि संकर यौगिक किसे कहते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। आपने क्या बताना है मुझे? आपने बताना है कि जो संकर यौगिक है ये किसे कहते हैं, संकर यौगिक भाई। ठीक है भाई। ये आपने मुझे बताना है कि आपका जो संकर यौगिक होता है किसको बोलते हैं, संकर यौगिक को क्या होता है संकर यौगिक। ठीक है। तो आपके यहाँ पे संरचना के आधार पर संकर यौगिकों के निम्न दो प्रकार होते हैं। पहला है आपके पास में होमोलेप्टिक, दूसरा है हेट्रोलेप्टिक। अब देखो, आपने सुना होगा 10th क्लास में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, है ना? तो होमो का मतलब होता है समान। क्या होता है होमो का मतलब? समान। होमो और मोनो में कंफ्यूज मत होना। मोनो होता है केवल एक, जैसे आपने पढ़ा होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, या बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी आपने, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप से, है ना? जहां वर्गीकृत वर्गीकृत करते हैं उनको, तो मोनो डाई पोली। और यहाँ पे क्या है? होमो और हेट्रो। ठीक है। तो होमो का मतलब होता है समान। ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब क्या होता है आपके पास में? समान। और हेट्रो मतलब असमान। ये याद करो। ठीक है। अब देखो क्या है आपके पास में? होमोलेप्टिक संकर। अब देखो यहाँ पे क्या है? होमोलेप्टिक है। होमो मतलब क्या हो गया? समान। इसका मतलब कुछ ना कुछ समान आएगा, देखते हैं क्या समान आता है। ठीक है। तो ऐसे संकर यौगिक जिनमें एक सीएमआई, सीएमआई पता है आपको? सेंट्रल मैटिक मेटल क्या है आपके पास में यहाँ पे? ठीक है। आयन। आगे क्या है? केवल। ठीक है। ये क्या है आपके पास में? केवल है। एक ही प्रकार के समान लिगेंड से संयोग करता है। क्या बोला है यहाँ पे? जो आपके पास में सेंट्रल मैटिक आयन, मेटलिक आयन होता है, वो क्या करता है आपके पास में? एक समान आयन लिगेंडों से क्या करता है? संयोग करता है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपके पास में? K4FeCN6। इसको देखते हैं। ठीक है। K4FeCN6 का हम यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। क्या आपके पास में K4 ना? तो K4 को कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं 4, और क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में? K+। ठीक है। फिर आपके पास में मध्य में क्या आता था? Fe, सेंट्रल आयन मेटल। ठीक है भाई, CMI। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? CN, साइनाइड। कितने होते थे? 6 होते थे। साइनाइड, साइनाइड, ये बन गया। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये याद आ रहा। और ये होता था हमारा इस प्रकार से, और यहाँ पे लिख देना 4-। ठीक है ना? याद आ रहा है? Fe ये हो गया आपके पास में CMI। ये क्या होता था? CMI। कल की क्लास में अच्छे से पढ़ा है ना बच्चों? और जो ये CN है, इनको बोलते थे हम लिगेंड। इनको क्या बोलते थे? लिगेंड। इनको क्या बोलते थे हम? लिगेंड्स। ठीक है। और जो आपका ये K+ वाला है, इसको बोलते हैं हम IS। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? IS। और जो आपका यहाँ पे ये वाला है, इसको बोलते हैं CS।
कल की क्लास में मैंने सबको बता दिया था अच्छे से आपके पास में कि लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन क्या होता है आपके पास में, CS क्या होता है, IS क्या होता है, पूरा अच्छी तरीके से बता दिया था। क्लियर हो गई बात। अब हमारे जो संकर यौगिक हैं, ठीक है, संकर यौगिक में अगर आपका जो CMI होता है केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, जो आपका केंद्रीय धातु आयन होता है, केंद्रीय धातु आयन, अगर अगर ये एक समान लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके जो लिगेंड है ये सारे CN क्या है, लिगेंड है, अगर ये एक समान लिगेंडों से जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक आयन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम इनको होमोलेप्टिक बोलते हैं, ठीक है, होमोलेप्टिक संकर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात कि आप अगर आपके पास में ऐसे संकर यौगिक जिनमें एक CMI केवल एक ही प्रकार के समान लिगेंड से क्या करता है, संयोग करता है, ऐसे जो आपके पास में यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक संकर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे हेट्रोलेप्टिक संकर, ठीक है, तो हेट्रो मतलब असमान हो गया, तो यहाँ पे सेम एज इट इज लिखोगे, डेफिनेशन में केवल क्या करोगे कि ऐसे संकर यौगिक जिनमें एक CMI से जुड़े सभी लिगेंड समान नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, हम हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकर कहते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास में एग्जांपल में क्या है, K4FeCl3। ठीक है, एग्जांपल में क्या है आपके पास में, एग्जांपल में है आपके पास में K4, ठीक है, K4 आएगा तो कैसे आएगा, ये K यहाँ पे प्लस Fe यहाँ पे क्या है आपके पास में, मिड में है, CMI है, सेंट्रल आपके पास में केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है, और यहाँ पे Cl 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 और दूसरा क्या जुड़ा है आपके पास में, CN CN CN। ठीक है भाई, समझ गए सब। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसको CN और ये आ गया आपका, अच्छे अच्छे से लिख लेना भाई, CN CN साइनाइड, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे आप लिख देना 4-, ठीक है, एज इट इज। यहाँ पे भी आपका क्या है भाई, ये CMI है, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, इतना क्षेत्र, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में IS। क्लियर हो गई बात। ये होंगे लिगेंड हो गया ये आपके पास में। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर आप इन दोनों यौगिकों में अगर आप देखो तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो CMI है ये एक समान लिगेंडों से संयोग कर रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि यहाँ पे आपका जो CMI है ये एक समान लिगेंडों से क्या कर रहा है, यहाँ पे संयोग कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे, अच्छा नाम भी है ना, अभी नाम तो हम इनका देखेंगे IUPAC में, है ना, वो आएगी आपके पास में लगभग 3-4 दिन बाद। IUPAC की क्लास अच्छे से लूंगी मैं, है ना, बिल्कुल फुर्सत से समझाएंगे आपको कि किस प्रकार से आपका यहाँ पे IUPAC लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या भी इंपॉर्टेंट होती है ना। आगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये। समन्वय संख्या पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। समन्वय संख्या के बारे में वैसे आपने 10th 11th क्लास में पढ़ा होगा। उपसय संयोजक के बारे में आपने भी पढ़ा, मतलब ऐसा होता है ना, 9th 10th तो हम पढ़ते तो हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ते, है ना। ठीक है भाई, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके पास में CMI है ये क्या कर रहा है, 3 अलग लिगेंड से जुड़ा है और 3 अलग लिगेंड से जुड़ा है। मतलब यहाँ पे एक ही CMI, एक ही केंद्रीय धातु आयन अलग अलग लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, नाम लिख देना यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हेट्रोलेप्टिक संकर। ठीक है, लिख देना इसको हेट्रोलेप्टिक, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक लिखते रहना भाई साथ साथ।
लेप्टिक शंकर। ठीक है भाई, समझ गए। हेट्रोलेप्टिक क्या हो गए आपके पास में यहाँ पे संकर हो गए। ठीक है, क्या हो गए, जिसमें क्या होते हैं ऐसे यौगिक जिनका जो सीएमआई होता है वो अलग अलग लिगेंडों से जुड़ा हुआ होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकर कहते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में कि ऐसे यौगिक जो क्या करें, या ऐसे संकर यौगिक जो एक समान धातु, एक समान लिगेंडों से जुड़े हुए हैं, किसने, जो आपके पास में क्या है, केंद्रीय धातु आयन में, सेंट्रल मेटल आयन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक संकर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है आपके पास में संरचना के आधार पे इनको क्या करा है, अलग अलग किया गया है। क्लियर हो गई बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से। याद रखना, होमो मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, होमोजीनियस सुना होगा आपने, जैसे हेट्रोजीनियस सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें सुनी होंगी ना आपके पास। होमो क्या होता है, समान होता है। हेट्रो क्या होता है आपके पास में, असमान। तो अगर आएगा आपके पास में होमोलैप्टिक, तो इसका मतलब क्या है कि सीएमआई से जो लिगेंड जुड़े हैं वो एक समान होंगे। ठीक है, हेट्रो आएगा तो सीएमआई से जो लिगेंड जुड़े होंगे वो क्या होंगे आपके पास में, असमान होंगे। क्लियर हो गई बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, हेडिंग में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना आप होमो होमोलैप्टिक संकर यौगिक। ठीक है, नाम वगैरह आगे देखेंगे हम इनका। ठीक है, ले लो भाई इसका भी। ये क्या है आपके पास में, हेट्रोलेप्टिक का उदाहरण है। चलो, अब यहाँ पे आपके पास में है कि संकर यौगिक, संकर लवण, जटिल यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या क्या है आपके पास में कि संकर यौगिक हो गया आपके पास में, द्विक लवण हो गया। ठीक है, ये संकर लवण जिसे हम बोलते हैं, जटिल यौगिक, इनमें अंतर स्पष्ट करना है कि आपके पास में ये टर्म है क्या। ठीक है, अब लवण तो आपको पता है, लवण क्या होता है, सॉल्ट होता है ना। द्विक हो गया तो द्विक देखते हैं अभी क्या क्या है आपके पास में। तो जटिल यौगिक क्या है, एक यह केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के संयोग से बनते हैं। क्या बात कर रहा है ये कि आपके पास में जो जटिल यौगिक होते हैं ये किस किस से बनते हैं, एक तो लिगेंड से बनता है, दूसरा जो आपके पास में केंद्रीय सीएमआई होता है उससे बनता है। ठीक है, संयोग से बनते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते। ये क्या करते हैं आपके पास में, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, मैंने लिखा K4Fe और ब्रैकेट में आपके पास में क्या आ जाएगा, ये तो इसमें कैपिटल ब्रैकेट लगाना मत भूलना भाई। ठीक है, यह है आपका Cn और यहाँ पे 6 कैपिटल ब्रैकेट। क्लियर हो गई। अब इनको क्या करना है, इनका जलीय विलयन में देखते हैं इसका आयनन होता है कि नहीं। यहाँ पे लिख देना जलीय विलयन, जलीय विलयन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो ये K4 है, पोटेशियम है, ये क्या हो जाता है आपके पास में, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ये धनावेशित में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जब आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जब कोई धातु या आपके पास में कोई यौगिक होता है, जब हम उसको जलीय विलयन में क्या करते हैं, उसका आयनन करते हैं, तो वो विपरीत आवेशित चार्ज, विपरीत आवेशों में विभक्त हो जाता है। तो एक होता है आपके पास में धनावेश में, एक होता है आपके पास में ऋणावेश में। ओके, तो यहाँ पे आपका जो पोटेशियम है ये क्या है, देखो यहाँ पे देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, K4 लिख सकते हैं। आपको पता है पोटेशियम में क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में प्लस, सॉरी 4K प्लस। इसका मतलब प्लस का मतलब क्या है कि आपका जो पोटेशियम है इसमें एक क्या है, धनावेशित चार्ज है। ओके, और प्लस Fe और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Cn, इसकी पावर में क्या आ जाएगा 6 और फिर कैपिटल ब्रैकेट, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 4 माइनस। 4 माइनस क्यों आया, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है मुझे 4 माइनस क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में देखो, आपको पता है पोटेशियम में एक प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे आपका 4 पोटेशियम पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे इस क्रिया में। ठीक है, तो उसको उदासीन करने के लिए कुछ ऋणावेशित यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, है ना। इस तरीके से समझ लो।
तो 4K क्या आपके पास में पोटेशियम को या आपका जो पूरा कंपाउंड है इसको उदासीन करने के लिए यहाँ पे आपके पास में क्या आया 4- आया। ठीक है, चलो द्विक्लवण। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये क्या होते हैं, देखो यहाँ पे ये पूर्णतः आयनन नहीं हो रहा है इनका। ठीक है, इनका क्या होता है यहाँ पे पूर्णतः आयनन नहीं होता है। ये लिख लेना, ये क्या आपके पास में आयस, यहाँ पे CS। ठीक है भाई, इनका क्या होता है यहाँ पे पूर्णतः आयनन नहीं हो पाता, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जटिल यौगिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे भी लिख देना, जटिल यौगिक कहलाते हैं। समझ गए? ठीक है, आई बात समझ में? क्या हुआ आपके पास में कि यह केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के संयोग से बनते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन नहीं होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जटिल यौगिक बोलते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे इसको लिख लेना। ठीक है, देखते हैं द्विक्लवण के बारे में, पढ़ते हैं। यहाँ पे द्विक्लवण क्या होता है आपके पास में कि यह दो सामान्य लवणों के क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्या बोला है, यह दो सामान्य लवणों के क्रिस्टलीकरण द्वारा बना यौगिक होता है जो जलीय विलयन में क्या हो जाता है, पूर्णतः आयनन जिसका हो जाता है। देखो एक याद कर लो, दूसरा उसका अपोजिट है। ठीक है, एक याद कर लो, दूसरा क्या है, उसका अपोजिट है। और द्विक्लवण आपके पास में इंपॉर्टेंट है। द्विक्लवण क्या है आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में 2 नंबर में आपके पास में आ सकता है। क्लियर हो गई बात? द्विक्लवण को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास में। तो मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास में K2SO4। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिया, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 24H2। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। अब इसका भी जलीय विलयन में आयनन करेंगे। हो सकता है एक बार में इतने अच्छे से क्लियर ना हो। ठीक है, क्यों ना हो भाई, क्योंकि थोड़े ही कंपाउंड क्या है इसमें, थोड़े बड़े बड़े हैं, है ना। तो ये लिख लेना आप यहाँ पे, जलीय विलयन। जलीय विलयन, देखो यहाँ पे ना ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे K2 है, K4 को क्या लिखा था हमने, 2K+, तो K2 को क्या लिखेंगे, हम 2K+, प्लस क्या हो जाएगा, और क्या था इसमें, SO4 था, तो SO4 को क्या लिखेंगे, SO4, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2-। क्लियर? बात करें अगर Al2 की, ठीक है, तो Al2 में क्या आ जाएगा, आपको पता है जो Al2 होता है ये क्या होता है आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 2Al और +3, है ना। एल्यूमिनियम में +3 चार्ज होता है, और क्या बचा, SO4, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, +3 SO4 और 2-। ठीक है, 2-। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 24H2। ठीक है, 24 क्या आ जाएगा, H2O। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्या करा हमने, पहले K2 का करा, फिर SO4 का, Al2 SO4 का होल थ्राइस, H2O का तो आपको पता है वैसे एज इट इज रहेगा। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार कि यह दो सामान्य लवण, यहाँ पे एक लवण क्या है आपके पास में, K2SO4 है, दूसरा क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर हो गई बात? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे ही यहाँ पे जितने भी आपके एलिमेंट्स जो विभक्त हुए हैं अलग अलग चार्जों में, आवेशों में, तो उनके सबके यहाँ पे आप अगर देखो तो सब बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो क्या आ जाएगा आपके पास में, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका जलीय विलयन में आयनन करा तो 2K+ SO4 का होल। देखो कुछ एलिमेंट्स, कुछ यौगिकों के तो आपको चार्ज याद करने हैं कि ये कितने धनावेशित विभक्त करते हैं, कितने धनावेशित लेते हैं, ग्रहण करते हैं, कितने धनावेशित ये देते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गई बात। जैसे आपको पता है कि आपका जो अगर हम एक ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, तो आपको पता है सोडियम में एक प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के आपको ना धीरे धीरे याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी आप जब ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो उसमें अगर आपको याद होगा तो बहुत ही आपके लिए सरल हो जाएगा, वरना ऑक्सीकरण संख्या के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रूल देखना पड़ेगा। 11th क्लास में था, ठीक है। तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से उसके अच्छा, एक चीज है जिसका बेसिक अगर क्लियर हो ना उसको दिक्कत नहीं होती, अब बेसिक ही अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए पहले अपना बेसिक क्लियर करो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपके पास में पूर्णतः आयनन हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या है आपके पास में, आगे है आपके पास में वर्णन के उपसह संयोजक सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। आपको पता है एक आपके पास में अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक वैज्ञानिक है, ठीक है, जिन्होंने संकर यौगिकों की संरचना व ज्यामिति को व्यक्त करने के लिए एक सिद्धांत को क्या करा था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो पहले तो आपके पास में क्वेश्चन लिख लेना अच्छे से कि वर्नर के उपसह संयोजक सिद्धांत को समझाइए। आगे क्या लिखोगे, वर्नर का उपसह संयोजक सिद्धांत, ठीक है। तो सन 1892 में 1892 में अल्फ्रेड वर्नर ने, देखो अगर आपको सन याद नहीं होना तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वैज्ञानिक का नाम जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं अगर आपको ईयर याद नहीं होते, छोड़ दो उसको, लेकिन कोशिश करो कि जो वैज्ञानिक है उनको अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। सन 1892 में अल्फ्रेड वर्नर ने संकर यौगिकों की संरचना वो ज्यामितीय, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसकी मुख्य अवधारणाएं निम्न हैं। पहली अवधारणा देखते हैं कि संकर यौगिक में उपस्थित धातु आयन की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपके पास में जो संकर यौगिक है इनमें उपस्थित जो धातु आयन है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है उसमें वही तो धातु आयन हो गया ना आपके पास में, ठीक है। और वो दो प्रकार की क्या करता है, संयोजकताएं यहाँ पे दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, जिन्हें हम प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीय संयोजकता कहते हैं। क्लियर हो गई बात कि आपके पास में कोई संकर यौगिक है, उसमें जो उपस्थित धातु है वो क्या करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, या लिखना दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहला जिसे हम प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं, दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय संयोजकता कहते हैं। आगे प्राथमिक संयोजकताएं आयनन, जो आपके पास में क्या है प्राथमिक संयोजकता है, ये क्या हो जाती है, इनका आयनन हो जाता है, आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताओं का आयनन नहीं होता है, ठीक है। क्या आपके पास में पहले तो संकर यौगिक में कोई धातु आयन है जो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, पहला जिसे हम प्राथमिक बोलते हैं, दूसरा जिसे हम द्वितीयक बोलते हैं संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आपके पास में आयनित हो जाती है, जबकि जो आपका द्वितीयक संयोजकता है ये आयनित नहीं होती। आयनित पता है ना आपको, जैसे आपने अभी पढ़ा कि जलीय विलयन में क्या हो रहा है, उनका आयनन हो रहा है, तो आयनन करने के बाद वो क्या करते हैं, विपरीत आवेशों में विभक्त हो जाते हैं, एक धनावेश में एक ऋणावेश में। क्लियर हो गई बात। प्राथमिक संयोजकताओं को बिंदुवत रेखा, जबकि द्वितीय संयोजकताओं को पूर्ण रेखा द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ये इस बात को ध्यान रख लेना भाई कि जो आपके पास में प्राथमिक संयोजकता है ये क्या करते हैं, इसको बिंदुवत रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है इसे पूर्ण रेखा से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई बात। तीसरा क्या है आपके पास में कि किसी संकर यौगिक की ज्यामिति द्वितीयक संयोजकता पर निर्भर करती है, ठीक है। ज्यामिति क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर से समझ लो। अभी आप अच्छी तरीके से इसमें समावयवता भी पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि किसी संकर यौगिकों की ज्यामिति द्वितीयक संयोजकता पे क्या करती है, निर्भर करती है। द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती हैं, ये याद कर लेना कि आपके पास में जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है वो दिशात्मक होती है, उसकी दिशा होती है ना। आपको पता है ना आपकी चार दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसी प्रकार से मतलब ये एक मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है। तो दिशा का मतलब क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा सदिश और अदिश के बारे में, है ना।
सदिश राशि और अदिश में पढ़ा होगा आपने, या आप समझ लो कि यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, क्या होता है भाई, जो द्वितीयक संयोजकता होती है इनकी ये क्या होती है, दिशात्मक होती है, दिशाएं प्रदर्शित करती है। जबकि जो आपकी प्राथमिक संयोजकता होती है ये अदिशात्मक होती है, दिशाएं प्रदर्शित नहीं करती है ना। सदिश में आपने पढ़ा होगा दिशा और परिणाम क्या करता है, दर्शाता है ना, जिसमें दिशा और परिणाम हमें पता चल जाता है वो सदिश होती है, और जिसमें हमें केवल परिणाम के बारे में पता चलता है वो हमारी अदिश राशि होती है। क्लियर। तो यहाँ पे भी आपके पास में जो द्वितीयक संयोजकता है ये तो क्या है, द्वितीयक संयोजकता आपके पास में दिशात्मक है, और जो आपके पास में प्राथमिक संयोजकता है ये क्या है, अदिशात्मक है। क्लियर हो गई बात। एक और बार फटाफट से पढ़ लेते संकर यौगिक। तो संकर यौगिक में आपके पास में जो धातु आयन होते हैं ये दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहला है आपके पास में प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। प्राथमिक संयोजकता पूर्णतः आयनित हो जाती है, जबकि जो दूसरी संयोजकता है द्वितीयक संयोजकता वो आयनित नहीं होती। क्लियर। प्राथमिक संयोजकता को हम बिंदुवत रेखा से, बिंदुवत क्या होगी आपके पास में, डॉटेड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बिंदुवत रेखा क्या हो जाएगी आपके पास में, कुछ इस प्रकार से, डॉट डॉट, ये बिंदुवत रेखा हो गया आपके पास में। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, आपके पास में जो प्राथमिक संयोजकता है उसको बिंदुवत रेखा डॉटेड लाइन से क्या प्रदर्शित करते हैं, जबकि आपके पास में जो द्वितीयक संयोजकता है पूर्ण रेखा ये हो गई आपके पास में। ठीक है, पूर्ण रेखा ये हो गई भाई आपके पास में। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ गए। ठीक है, से निरूपित करते हैं। दूसरे के आपके पास में जो संकर यौगिक की ज्यामिति है वो केवल किस पर निर्भर करती है, द्वितीयक संयोजकता पर निर्भर करती है। तीसरी, कि आपकी द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है, जबकि आपकी प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक होती है। क्लियर हो गई बात। ये आपके पास में क्या है भाई, ये आपके पास में जो अल्फ्रेड वर्नर द्वारा दी गई क्या है, अल्फ्रेड वर्नर दी गई धारणाएं हैं, सिद्धांत है। क्लियर हो गई बात। पांचों के पांचों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले है कि आपका संकर यौगिक है। ठीक है, कि हम संकर यौगिकों को हमने कितने प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया। तो जो संकर यौगिक हैं आपके पास में उन्हें हम संरचना के आधार पे दो प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है आपके पास में होमोलेप्टिक संकर, दूसरा है आपके पास में हेट्रोलेप्टिक संकर। तो ऐसे संकर यौगिक जिनका CMI सेंट्रल मेटल आयन वो समान लिगेंडों से जुड़ा हो या समान लिगेंडों से संयोग कर रहा है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक संकर कहते हैं। दूसरा आपके पास में क्या हो गया, उदाहरण जरूर देख लेना इसका। उदाहरण भाई क्या है आपके पास में, K4FeCN की होल पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में ब्रैकेट लगाना मत भूलना कहीं पे भी। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक में क्या हो जाएगा आपके पास में, एज इट इज वही होगा, थोड़ा सा इसका अपोजिट है वो। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में कि ऐसे संकर यौगिक जिनका CMI सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े सभी लिगेंड असमान होते हैं। ठीक है, समान नहीं होते हैं या असमान लिख देना आपको, जो भी सुटेबल लगे। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलेटिक संकर यौगिक कहते हैं। उदाहरण देख लिया था हमने K4FeCl3 और CN3। क्लियर हो गई बात। ठीक है, संरचना जरूर बना देना भाई, संरचना जरूर बना देना। ठीक है, तो होमोलेप्टिक का ये हो गया आपके पास में, क्या हो जाएगा, K4 को किस तरीके से लिखा, 4K प्लस, और यहाँ पे आपके पास में CMI को भी दर्शाना है। देखो आपको जो जो पता है ना, अगर आपको आया ऐसी एज इट इज आपके पास में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, और ये यहाँ पे आया आपके पास में 2 नंबर में, ये मान लो ये आया आपके पास में 3 नंबर में, ये है आपके पास में 1.5 नंबर का, 1.5 नंबर का, 1.5 का, ये है 1.5 का, ये है। तो अगर आपने केवल इतना लिखा होगा, एग्जाम्पल भी लिखा होगा, ये इतना ही लिखा होगा, तो बहुत सारे चांस ऐसा होगा कि जो आपके पास में जो आपके एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, वो क्या करेगा, 3 में से आपको केवल 2 नंबर देगा। ठीक है, और अगर आपने ये और ये वाला बनाया होगा डायग्राम, तो आपका 100% चांस है, ठीक है, कि आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करो जहां पे आपकी संरचना बन रही है
जहाँ पे आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है वहां पे बनाओ भाई। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि टाइम कम है ना, तब ये हो सकता है कि आपको टाइम ना मिला हो, उसकी वजह से आपने नहीं बनाया। लेकिन अगर आपके पास में अच्छा खासा टाइम है तो जरूर बनाइए। इससे आपका क्या होगा, अगर आपने एक क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरीके से लिखा है तो हो सकता है बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि दूसरे क्वेश्चन में भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए, है ना। कि उसको तो भाई वो इम्प्रेस हो गया तुमसे कि इतना अच्छा आंसर लिखा है बच्चे ने, ठीक है। वो कब लिखोगे, जब पढ़ाई करोगे, ठीक है। सिर्फ फालतू की चैट नहीं करोगे लाइव चैट में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, इसको लिख लेना और इसके बाद में ये एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। उसके बाद में इसमें दर्शा देना कि CS क्या है, IS क्या है, आपके पास में लिगेंड्स क्या है, CMI क्या है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको भी दर्शा देना अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे है आपके पास में द्विक लवण और जटिल यौगिक, ठीक है। तो जटिल यौगिक क्या है, जिसमें क्या होते हैं आपके पास में कि केंद्रीय धातु आयन लिगेंड से संयोग से बनते हैं, और ये क्या होता है जलीय विलयन में इनका आयनन तो होता है लेकिन पूर्णतः आयनन नहीं होता है, या आप लिख लेना इनका आंशिक आयनन होता है। आंशिक मतलब बहुत कम मात्रा में। क्लियर हो गई बात, ठीक है। कि ऐसे यौगिक जो मतलब या तो लिखना कि केंद्रीय धातु तथा लिगेंडों से बनते हैं आपके पास में जटिल यौगिक, तथा इनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन नहीं होता है या आंशिक आयन होता है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जटिल यौगिक कहते हैं। एग्जांपल लिख लेना K4FeCN की पावर 6 होल पावर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि आपके पास में जो K4FeCN6 है, ये आपको अब दूसरी क्लास है तो पहली क्लास में भी आपने देखा होगा, तो ये आपका एक ऐसा कॉमन कंपाउंड है जिसका आप हर उसमें एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हो, लेकिन जहां पे सुटेबल हो। ऐसे नहीं कि आप हेट्रोलेटिंग में आपने इसका एग्जाम्पल लिख दिया, क्या फायदा, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ध्यान देना है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे आप समझ गए, ठीक है। तो इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे पूर्णतः आयनन नहीं हो रहा है, ये आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। द्विक लवण क्या होते हैं, इसमें दो सामान्य लवण होते हैं और इनका जलीय विलयन में क्या हो जाता है, पूर्णतः आयनन हो जाता है। ये आप एग्जाम्पल अच्छे तरीके से याद कर लेना इसको। K2SO4 Al2SO3 का होल थ्राइस 24H2। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका याद बताती हूँ मैं आपको कि K2SO4 को किस प्रकार से याद करोगे। देखो, आपको पता है आपका जो SO4 होता है इसमें 2- चार्ज होता है ना। तो इसको उदासीन करने के लिए यहाँ पे कितने पोटेशियम की जरूरत होगी, 2। तो क्या हो जाएगा K2SO4, है ना। Al2, अब आपको पता है कि आपका जो Al2 होता है ये क्या होता है, इसमें 3+ चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, SO4 का होल थ्राइस आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। SO2 का सॉरी Al2 का Al2SO4 का होल थ्राइस आ जाएगा इनको उदासीन करने के लिए, और H2O तो आपका उदासीन होता है। क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपको पता है 1892 में अल्फ्रेड वार्नर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बोला कि कोई भी संकर यौगिक है उसमें एक धातु आयन है वो दो संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। एक करता है वो प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता, ठीक है भाई। तो संकर यौगिक में धातु आयन ये हमने पढ़ लिया, दो प्रकार के आपके पास में क्या करता है, संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है। प्राथमिक संयोजकता को हम बिंदुवत डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, द्वितीयक संयोजकता को हम पूर्ण लाइन से प्रदर्शित करते हैं। संकर यौगिक की जो ज्यामिति है वो केवल किस पे निर्भर करती है, द्वितीयक संयोजकता पे निर्भर करती है। द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है और प्राथमिक संयोजकता आपके पास में क्या होती है, अदिशात्मक होती है, ठीक है भाई। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें अपना क्वेश्चन अपना डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे की क्लास भी आपके पास में इंपॉर्टेंट रहेगी तो जुड़ना मत भूलना उसमें, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखना कि आपका अब जो आने वाला संडे है, ठीक है, जो 13 है उसमें आपके MCQ चलेंगे और वो होगी आपके पास में ऑल चैप्टर की। केवल उसमें आपको मैं एक तो आपका जो लास्ट चैप्टर बचा है जैव अणु वाला, बायोमोलिक्यूल्स और संकर यौगिक का मतलब ये उप संयोजकता, इसके में बहुत ही आपके पास में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया है उसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है MCQ में, ठीक है भाई।
तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उस टाइम पे लाइव, आपको पता है लाइव क्लास होगी आपकी संडे को एमसीक्यू की, तो बिल्कुल उस क्लास में जुड़ना मत भूलना। इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के, चाहे वो बिहार बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं जिनमें एनसीईआरटी लागू है, तो उन सब बोर्डों की जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू होते हैं, आपको पता है आपके पास में 5 या 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करूंगी मैं सारे को आपके पास में लाया जाए, ठीक है। तो उस क्लास में बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।